हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। जैसा कि हम बच्चों सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहले ही सॉल्व कर चुके हैं पूरा एक्सरसाइज। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल बी बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का बहुत दिनों से ड्यू था ये वीडियो। ओके, तो बच्चों बेसिकली इस एक्सरसाइज में टोटल 30 क्वेश्चन है। हम 10-10 करके 3 वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको ये वीडियो है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर हम 10 तक सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड बच्चों। या सो विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, ठीक है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के सबसे पहले क्वेश्चन से यहाँ पे बच्चों। एंड दैट इज क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। दैट मींस आपको दो चीज बोली गई है। आपको सबसे पहले निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड जो दूसरी चीज आपको बोली गई दैट इज डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। जो रेट कांस्टेंट है उसका डायमेंशन पता करना है आपको, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज मैं बता दूं, अगर आप एक्सरसाइज वाला ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि आपको थ्योरी बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। ओके, थ्योरी को बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स हियर। ओके, और मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि जो भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एज पार्ट ऑफ थ्योरी, आप पहले ही उन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में आपने रखा हुआ है। थ्योरी आपका क्लियर है, देन ओनली आप एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने आ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला, और जैसा बच्चों पहले के वीडियोस में भी मेरा अप्रोच होता है, मेरा मेन अप्रोच है कि आपको ये बताऊं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, रादर देन एक्चुअल आंसर तक मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं। मैं आपको तरीका बताऊंगा। और जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 पार्ट है, तो मे भी मैं आपको 1 और 2 पार्ट करके दिखा दूंगा, बाकी दोनों आप खुद ट्राई करना, बिकॉज अंटिल अनलेस आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या दिया हुआ पहले एग्जाम्पल में कि आपके पास 3NO है, आपके पास 3NO है गैसेस स्टेट में, जिस जो डिकम्पोज होके N2O और किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, या दैट इज बेसिकली N2O में डिकम्पोज हो रहा है, दैट्स इट। और उसके अलावा क्या बोला गया है कि जो रेट का इक्वेशन है, रेट इक्वेशन है वो क्या है, K इक्वल्स टू NO और उसकी पावर 2 है। तो आप अगर आपको याद हो तो जो हम रेट की इक्वेशन लिखते थे वो क्या होता था, दैट इज K इंटू जो भी रिएक्टेंट है। अगर 2 रिएक्टेंट है तो दोनों की रेस टू सम स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता था, और इसमें जो x और y का सम होता था वही क्या होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वही चीज क्या होती थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपको पहले से ही दे रखा है कि रेट का ये इक्वेशन है K NO की पावर 2, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक ही चीज है, दूसरी कोई चीज ही नहीं है, तो उसके पावर का सम करोगे। तो यहाँ पे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस केस में ये क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, 2। दैट इज, इसका मतलब है दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एंड सेकंड चीज आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डायमेंशन भी पता करो रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का डायमेंशन पता करना है। तो अगर मेरे को रेट कांस्टेंट का डायमेंशन पता करना है तो रेट कांस्टेंट यहाँ पे है क्या, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए रेट कांस्टेंट क्या है, तो ये चीज है ना रेट कांस्टेंट, इसका डायमेंशन पूछा है। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, रेट डिवाइडेड बाई जो भी आपका, अगर इस केस में देखोगे तो NO की पावर 2, है ना, यही होगा। अभी रेट क्या होता है बच्चों, हमें पता है रेट क्या होता है, या तो डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, है ना, या तो डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बोलते हो या अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यही रेट होता है, ठीक है। अब ऊपर क्या कंसंट्रेशन है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, है ना, मोलैरिटी है तो मोल पर लीटर होगा, नीचे क्या है, टाइम है तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो दैट मीन्स रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई NO की पावर 2। NO क्या है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, और उसकी पावर 2 है, ठीक है। तो इसको जब बच्चों सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ऑन द सिमिलर लाइंस अगर सपोज आपको कोई सेकंड बोलता है क्वेश्चन करने को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेट इक्वल्स टू क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है रेट इक्वल्स टू, रेट इक्वल्स टू आपको क्या बोला गया है, K इंटू H2O एंड I, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, 2 हो जाएगा। एंड ऑन द सिमिलर लाइंस आप क्या करोगे, के की यूनिट निकालनी है, रेट की यूनिट वही रहेगी, यहाँ पे अगेन कंसंट्रेशन 2 बार आ गया तो सिमिलर ही आ जाएगा इस केस में भी। तो इस तरीके से आप बाकी 2 का भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ आएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों बोलता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोलता है कि फॉर द रिएक्शन 2A, आपके पास एक रिएक्टेंट A है, उसमें आपने B ऐड करा और उससे A टू B आपका प्रोडक्ट बन रहा है। दैट मीन्स 2A प्लस B गिव्स A टू B। ठीक है, आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो रेट है दैट इज इक्वल्स टू K, A की पावर 1 है एंड B की पावर 2 है। ठीक है, हमें पता है कि देखो यहाँ पे तुम्हें 2 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, बट वी नो कि जो ये पावर होती है दैट कैन बी इक्वल्स टू, मतलब ये इसके बराबर हो भी सकती है, नहीं भी ये हो सकती है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्टली देख के नहीं लिख सकते यहाँ से। तो ये सारी चीजें दे रखी हैं और आपको K की वैल्यू भी गिवन है। K की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.0 इंटू 10⁻⁻6 मोल -2 लीटर की पावर 2 सेकंड इनवर्स, ये आपको दे रखा है। कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन A इक्वल्स टू, जब A का कंसंट्रेशन बच्चों तुम्हें इनिशियल दे रखा है 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन A का दे रखा है और B का तुम्हें दे रखा है 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन की मैंने कैलकुलेट, तो इस टाइम भी हमें पता करना है कि रेट क्या है, इनिशियल रेट है। तो ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, रेट का इक्वेशन मेरे को पता है। मैं क्या करूंगा, K की वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.0 इंटू 10⁻⁻6, ये मेरे को गिवन है, इनटू A का कंसंट्रेशन मेरे को पता है 0.1, मेरे को B का भी कंसंट्रेशन पता है 0.2, मैं डायरेक्टली पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। पहला केस तो ये हो गया। लेकिन सेकंड में क्या बोला, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस टू 0.06। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। इसने बोला जब A की वैल्यू, A का कंसंट्रेशन कम होके कितना हो गया, 0.06 मोल पर लीटर हो गया। ठीक है, जब रिड्यूस टू इतना, दैट मीन्स ये कम होके इतना हो गया है, तो हमें बताना है कि उस टाइम रेट कितना होगा। तो पहले केस में तो डायरेक्टली आपको जो वैल्यू थी वो आपने पुट कर दी और आपका आंसर निकल गया। लेकिन सेकंड केस में ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी है। उसने बोला कि जब A की वैल्यू इतनी हो जाएगी तब बताओ कि क्या होगा इसकी वैल्यू, रेट की वैल्यू। तो मेरे को रेट का फॉर्मूला लगाने के लिए तो अगेन मेरे पास यही फॉर्मूला है कि K इंटू A इंटू B है ना। और यहाँ पे बस बच्चों एक चीज है कि B की पावर 2 होगी। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 2 है ना, तो जो भी कंसंट्रेशन B की होगी उसकी पावर 2 कर दूंगा मैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि जब उसने बोला कि A का कंसंट्रेशन 0.06 हो जाएगा तब कितना होगा, तो सबसे पहली चीज है, जब A का कंसंट्रेशन कम हुआ है तो B का भी तो कुछ कंसंट्रेशन कम हुआ होगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एज पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल जब कम होता है A का तो 1 मोल B का कम होता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ऊपर, दैट मीन्स हर 1 मोल B के लिए आपको 2 मोल A चाहिए रिएक्ट करने के लिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यही बोल रहा है कि 2A और B मिलके साथ में कंप्लीट होते हैं, तो दैट मीन्स हर B के लिए 2 मोल A चाहिए। अच्छा, अगर उसने बोला कि इतना रह गया तो पहले कितना था, यहाँ पे देखो, पहले A की वैल्यू कितनी थी, 0.1, पहले A की वैल्यू थी 0.1, वहां से कम होकर कितनी रह गई, 0.06। कितना कम हुआ, मेरे को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, कितना कम हुआ, 0.04 कम हो गया। दैट मीन्स यूज कितना हुआ, A यूज हुआ 0.04। अगर बच्चों A यूज हुआ है 0.04 तो बिल्कुल उसका हाफ क्वांटिटी B यूज हुआ होगा, क्योंकि हर 2A के लिए 1 B चाहिए या हर एक B के लिए 2 A चाहिए। तो ये 2 A है तो B कितना कम हुआ होगा, A इतना कम हुआ है तो B कितना कम होगा, वो बच्चों 0.02 कम हुआ होगा फॉर श्योर। हाँ या ना। तो अब दिख रहा है ना कि हर एक के लिए अगर 2 चाहिए तो ये इसका डबल है ना, तो दैट मीन्स इतना B यूज हुआ होगा। जब इतना B यूज हुआ है तो बच्चों B का अभी नया जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, इनिशियली 0.20 था। अब अगर इसमें 0.02 कम कर दूंगा तो कितना बच गया, 0.18। तो नया कंसंट्रेशन बच्चों क्या है, A का कितना है 0.06 एंड B का क्या है 0.18। अब बस इन दोनों वैल्यू को लो, जो आपकी
ए की वैल्यू 0.06 है, इसको लो 0.06, इसको लो, एंड जो बी की वैल्यू है नई 0.18, इन दोनों को लो और एज इट इज फिर दोबारा सेम के साथ आप ए की वैल्यू ये डाल दोगे और बी की वैल्यू इसकी पावर में 2 डाल दोगे। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका सॉल्व हो जाएगा एंड जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। इसका सेकंड पार्ट ट्रिकी है, अगर मे बी आपको समझना है तो एक बार फिर से पीछे करके वीडियो को देखो, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी है। ठीक है, एंड माय मेन फोकस इज आपको तरीका समझ आना चाहिए जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी सिंपल। बोलता है कि आपको द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो पहले ही बता दिया उसने कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है? NH3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है बच्चों। अगर NH3 डिकम्पोज हो रहा है, किस में डिकम्पोज हो रहा है? N2 प्लस H2 में। मैं पहले ही बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, इसको एक नाइट्रोजन बनाने के लिए हाफ करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है। कैसे 3 करूंगा? मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स माई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको बोला गया है K की वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, यूनिट आपको दिख रही है। K की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁴। आपसे क्या पूछा गया बच्चों क्वेश्चन में कि व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। तो आपको ये तो पता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है। रेट का सिंपल फॉर्मूला होता है, रेट क्या है? या तो रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस होगा या प्रोडक्ट का अपीयरेंस होगा। तो ये किस तरीके से? माइनस डी अपॉन NH3 अपॉन dt, ये इसका डिसअपियरेंस हो गया। अगर अपीयरेंस की बात करूंगा तो जो भी बच्चों ये नंबर होता है 1 अपॉन में आ जाता है। 1/1/2 करोगे तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू डी ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt एंड इक्वल्स टू ये अगेन 2/3 हो जाएगा। ठीक है, d ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt। आई होप ये कैसे लिखा गया है आपको समझ आ गया। अब अगर बच्चों आपको बता दिया गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो सबसे समझना है आपको। देखो, आपको पता है कि K का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सॉरी, K का नहीं, रेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू, रेट लॉ क्या होता है? K इंटू A की पावर समथिंग एंड B की पावर समथिंग। ओके, ये इस तरीके से इक्वेशन होती है। आपको ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दैट मीन्स इन दोनों का सम हो के जीरो आएगा। दैट मीन्स आप जीरो पावर अगर जीरो हो गई तो 1 हो गया ना। तो इस केस में आपका क्या हो गया? रेट इक्वल्स टू K। दैट मीन्स जो K की वैल्यू गिवन है आपको वही रेट की वैल्यू है। तो सिंपल आपको रेट की वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁴। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 करना है तो 2 इंटू डी ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt। 2 से डिवाइड होगा, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी अपीयरेंस ऑफ N2। हाँ है ना। और अगर आप H2 का कैलकुलेट करना चाहते हो तो फिर दोबारा इस वाली चीज को आप किससे इक्वेट कर दोगे? रेट से अगेन इक्वेट कर दोगे, क्योंकि सब बराबर है ना। वापस कर दोगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। रेट की वैल्यू ये है जो 2.5 दिख रही है आपको। dH2 अपॉन dt का भी अपीयरेंस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का आंसर आ जाएगा। एक का आंसर बच्चों हो जाएगा आपका, एक का आंसर सिंपली आप 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा, इसको 1.25 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 2 से डिवाइड करने पे। और एक बच्चों जब उसको 3/2 इधर है, सॉरी 2/3 इधर है, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा। दैट मीन्स 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 2.5 3.75 हो जाएगा इंटू 10⁻⁴। और यूनिट जो आपको है वही रहेगी, रेट की जो यूनिट होती है दैट विल बी इट्स यूनिट। रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है द decomposition of dimethyl ether leads to formation of CH4 that is methane and dihydrogen and carbon monoxide and the reaction rate is given by, आपको बोल रखा है कि रेट जो है वो पहले बोल रखा है कि K इंटू आपका CH3 की पावर 3/2 है। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट कर देना, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें।
The rate of reaction is followed by increase in pressure in a closed vessel so that the rate can be expressed in terms of partial pressure. देखो आप सबको पता है कि जिस तरीके से आप रेट को कंसंट्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपने ये भी पढ़ा होगा कि सेम को अगर मेरे को प्रेशर के फॉर्म में करना है तो क्या हो जाएगा, खाली वो कंसंट्रेशन किस में चेंज हो जाता है बच्चों, पार्शियल प्रेशर में। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, जो यहाँ पे दे रखा, तो CH3 OCH3 एंड पावर विल रिमेन सेम 3/2। तो आपसे बोला गया है कि the decomposition of dimethyl ether leads to formation of this related given the rate of reaction of following increase by, ठीक है, express so that rate can be expressed in terms of this। ठीक है, इसमें क्वेश्चन शायद कटा हुआ है बच्चों, अल्टीमेटली ये पूछने की कोशिश कर रहा है if the pressure is measured in bar। आपको बोला गया कि प्रेशर को अगर मैं बार में मेजर करता हूं, अगर मैं प्रेशर को बार में, आपको पता है प्रेशर की एक यूनिट होती है बार में, मेजर करता हूं, एंड टाइम को अगर मैं मिनट में मेजर करना है, उसने दो चीज कंडीशन दे दी कि प्रेशर को बार में मेजर करो एंड टाइम को मिनट में। तो आपसे पूछा गया है रेट एंड रेट कांस्टेंट, रेट एंड रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, आपसे बोला गया है कि रेट एंड रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। सिंपल सी चीज है, रेट क्या होता है बच्चों, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अगर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में होता है तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर है बच्चों, चेंज इन प्रेशर बाय टाइम हो जाएगा, हाँ या ना। भाई चेंज इन प्रेशर क्या है, प्रेशर की यूनिट ही होगी ना चेंज इन प्रेशर की, तो दैट वैल्यू हमें बोल दिया कि बार में उसको करो, एंड टाइम को उसने मिनट में बोला है, तो बाय डिफॉल्ट मेरी यूनिट क्या हो जाएगी, बार पर मिनट, हाँ या ना। ये तो बहुत सिंपल है। दूसरी चीज उसने क्या बोली कि आप मेरे को रेट कांस्टेंट का भी बताओ। अभी साफ साफ मेरे को दिख रहा है यहाँ पे दे रखा है रेट कांस्टेंट, तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो रेट की यूनिट है डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये प्रेशर है। ठीक है, मैं तो इसको यूज करूंगा ना, तो दैट इज प्रेशर ऑफ CH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3COH की पावर 3/2। ठीक है, तो मेरे को इसकी यूनिट पता है बच्चों, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ सो दैट कि आपको दिखे, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। नाउ अगर मेरे को वापस बताना हो, या सो आई हैव सेलेक्टेड, या सो अगर आपको K की यूनिट बोलनी है तो यहाँ पे देखो रेट की यूनिट आई नो, बार पर मिनट, बार पर मिनट, एंड डिवाइडेड बाय प्रेशर की यूनिट क्या है, बार, तो बार, एंड पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे बच्चों, 3/2। अभी सिंपल आपको काटापीटी यहाँ पे करनी है, एंड द आंसर विल बी बार की पावर -1/2, ये ऊपर जाके 1 -3/2 -1/2 हो जाएगा, एंड मिनट, आपका मिनट क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि वो तो पहले से ही अपॉन में, तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा किस तरीके से इस केस में रेट एंड रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहां पे आपको क्लैरिफाई कर दूंगा बच्चों। ठीक है, अब ये एक बहुत ये थेरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये कैसे डिटरमाइन होता है, बहुत सारे फैक्टर है बच्चों, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, मेन मेन जो है, सबसे पहले तो एक सीधी सीधी चीज है, एक तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता है कि अगर जीरो ऑर्डर नहीं है तो कंसंट्रेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ये सारी चीज आपने पढ़ रखी है। बिकॉज जब मैं रेट की बात करता हूं तो दैट इज इक्वल टू K एंड A रेज टू पावर सम stoichiometric coefficient, B raised to power some stoichiometric coefficient. What are these A and B? These are concentration, तो obviously concentration पे dependent है। Then आपका surface area एक बहुत important role play करता है। ठीक है, surface area directly ना, लेकिन surface area obviously जितना ज्यादा surface area होता है, रिएक्शन के लिए surface उतना मिलता है, रिएक्शन ज्यादा जल्दी होता है, तो surface area एक बहुत important है। Then आपने बच्चों effect of temperature तो as a topic ही पढ़ा है इस चैप्टर में। ठीक है, दैट मीन्स टेम्परेचर का अफेक्ट, आर्हेनियस इक्वेशन जो आपने पढ़ा था कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर देते हो तो 2 गुना चेंज हो जाता है। ठीक है, रेट, तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। देन आपने कैटलिस्ट के बारे में, अभी करंटली कैटलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हो, एक वीडियो पहले कैटलिस्ट के बारे में हमने देखा था। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ऐड होते हैं तो वो क्या कर देता है, वो क्या करता है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है तो ऑब्वियसली रिएक्शन को वो फास्ट कर देता है। देन आपका बच्चों, आप ये भी बोल सकते हो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट बहुत वेग टर्म है,
बट यस, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बहुत नेचर ऑफ रिएक्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि रिएक्शन कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा। तो ये मोटा मोटा बच्चों 4-5 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करती है। दिस इज थ्योरेटिकल, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट हाँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर ध्यान से सुनना इसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। बोलता है अ रिएक्शन इन सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाँ बेसिकली अ रिएक्टेंट इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, अ रिएक्शन। सो बेसिकली आपको बोल दिया गया कि एक रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है विद रिएक्टेंट। तो सपोज उसका रिएक्टेंट ए है, इससे कुछ बी बन रहा है, तो आपको पहले ही बोल दिया गया है कि जो इसका रेट लॉ इक्वेशन होगी उसमें के इंटू जो ए होगा उसका, अगर ये सेकंड ऑर्डर है तो इसकी पावर जो होगी वही होनी चाहिए, तो ये 2 हो जाएगी। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। बोलता है हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट, मतलब दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से अफेक्ट होने वाला है जब मैं कंसंट्रेशन को डबल कर दूंगा। ऑब्वियसली किसके कंसंट्रेशन को? रिएक्टेंट आपके हाथ में, आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे। तो जब फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि आपने डबल कर दिया, आपने डबल कर दिया तो दैट मीन्स ए को क्या कर दिया? 2a कर दिया। मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, रेट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो रेट इक्वेशन में k इंटू 2a की पावर 2 करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? k इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया, और a की पावर 2, ठीक है। वापस वही रह गया। ध्यान से देखो, पहले रेट था k a की पावर 2, ठीक है, और अभी 4 इंटू के ए की पावर 2 है, तो के ए की पावर 2 कॉमन ही है, तो कितने टाइम्स बढ़ गया? 4 टाइम्स। तो रिएक्शन आपका डबल के केस में 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकंड केस पे आते हैं, बोलता है कि हाफ कर दिया गया है आपके रिएक्शन को, आपने रिएक्टेंट को हाफ कर दिया, तो आपने सिंपली ए को क्या कर दिया? a/2 कर दिया। a/2 कर दिया तो रेट क्या हो जाएगा? रेट अगेन बच्चों k इंटू a/2 की पावर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? k a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो आपका रिएक्शन 1/4 टाइम्स फास्ट हो गया। अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं? 4 टाइम्स स्लो हो गया आपका रिएक्शन, हाँ या ना, 1/4 हो गया इनिशियल का, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल, ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों, ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या बोलता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन रिएक्शन? रेट कांस्टेंट का जो k की है बेसिकली टेम्परेचर से किस तरीके से इस पे फर्क पड़ता है, एंड हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो ये बिल्कुल आपको पता है ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, आर्हेनियस इक्वेशन वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के राइज के लिए रेट कांस्टेंट 2 गुना हो जाता है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का जहां पे पूछा गया कि किस तरीके से आप उसको किस तरीके से क्वांटिटेटिवली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, तो यू नो कि k इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? आरएनएस इक्वेशन के टर्म्स में ए ई माइनस ई ए अपॉन में आर टी, जहां पे दिस इज कांस्टेंट, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी। बाद में आपको ये ए के बारे में और ज्यादा पढ़ना है, जहां पे ये आपका क्या है? कोलिजन फैक्टर, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप क्वांटिटेटिवली इसको रिप्रेजेंट करते हो। बाद में आपको ये भी पता है कि इसका लॉग लेके फिर एक प्रॉपर इक्वेशन आप कैलकुलेट करते हो। तो 2 अलग अलग टेम्परेचर के लिए आप इसका नेचुरल लॉग, नॉर्मल लॉग लेते हो एंड देन उसको सॉल्व करते हो, तो एक आपको ऐसा इक्वेशन मिलता है जिसको आप जनरली क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यूज करते हो। बट हाँ, अगर सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस तरीके से क्वांटिटेटिवली मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो दिस इज द इक्वेशन विच आई हैव रिटन, ओके। एंड फर्क क्या डालता है? तो हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे 2 गुना बढ़ जाता है रेट कांस्टेंट, और यही इसका इफेक्ट है। इस दैट मींस सिंपली वी आर ट्राइंग टू से कि टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, जहां पे हमने ये देखा था कि रेट को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, तो उस पर भी हमने देखा कि इट डज प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों।
एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पहले ही देख के छोड़ देते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है, क्या करना है। बट दीज क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट एंड दीज क्वेश्चन आर इजी बेसिकली, ठीक है। अगर आप समझ के चलोगे तो बहुत इजी है बच्चों। मैं सॉल्व करता हूँ, आपको देखो कितनी आसानी से समझ आएगा। बोलता है अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता तो बिल्कुल थ्योरी की वीडियोस बच्चों एक बार जाके देख लो, ठीक है। बोलता है कि उसका रिजल्ट आपको दे रखा है कि टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन ये था, 30 सेकंड हुआ कंसंट्रेशन कुछ कम हो गया क्योंकि रिएक्टेंट कम होता चला जा रहा है। आपके पास रिएक्टेंट ए है वो कम होता चला जा रहा है, 60 सेकंड बाद इतना रह गया, 90 सेकंड बाद इतना रह गया। बोलता है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन इंटरवल 30 एंड 60 सेकंड। एवरेज बेसिकली आपको क्या बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एंड अगेन यहाँ पे बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो कटा हुआ है वो क्या क्वेश्चन बोलता है, कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट भी पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। रेट कांस्टेंट के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया। तो दोनों पार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या बोला है कि आपको पता करना है कि ये जो 30 सेकंड वाला पीरियड है और ये जो 60 सेकंड वाला पीरियड है इसके बीच का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। तो एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो दैट मीन्स कंसंट्रेशन सेकंड टाइम कितना था बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो दैट मीन्स आपका कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, 30 और किसके बीच में, आपके 60 सेकंड के बीच में। तो कंसंट्रेशन 0.31 से 0.17 चला गया। रिएक्टेंट है तो बच्चों वो माइनस आ जाएगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो इसीलिए मैं पहले इसको लिख रहा हूँ। अदरवाइज आप 0.17 माइनस 0.13 भी लिख सकते हो, 31 भी लिख सकते हो, ठीक है। विनो की रिएक्टेंट है तो माइनस में ही आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो दिस एंड देन टाइम का डिफरेंस 30 और 60 सेकंड में कितना है, 30 सेकंड का है। तो दिस विल बिकम बच्चों 4.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। ये ऑब्वियसली माइनस में होगा क्योंकि मैंने इसको पहले लिया है, इसको बाद में लिया। अदरवाइज आइडियली फाइनल तो ये है ना 0.17, तो आप 0.17 में से माइनस करोगे इसको इस तरीके से, तो वो डायरेक्टली आपको रिप्रेजेंट कर देगा जो माइनस साइन आएगा कि ये आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है कि मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन 30 एंड 60 सेकंड के बीच में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि कैलकुलेट दी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट पता करना है, ठीक है। तो आपको पता क्या बोला, क्या गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है तो क्या होती है, के की वैल्यू वो होती है 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम लॉग ऑफ नॉर्मल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन। अगर ये आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लीज मेक श्योर बच्चों थ्योरी का वीडियो आप देख के आओ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बेसिकली ये जो भी क्वेश्चन दिया गया उस केस के लिए आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है। तो अगर आपको ये पता करना है कि रेट कांस्टेंट क्या है तो मैं क्या करता हूँ, हर टाइम इंटरवल के लिए नापता हूँ, 0 से 30, 30 से 60 और 60 से 90 और सबका एवरेज कर दूंगा। तो मैं फाइनल क्या बोल दूंगा, फाइनल के की वैल्यू। तो सिंपली इसमें बच्चों देखो होगा क्या, आपको पता सपोज अगर सब में डिफरेंस कितना है, 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड, तो हर बार टाइम की वैल्यू 30 सेकंड ही होगी। 2.303 कांस्टेंट और लॉग खाली इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन चेंज करते जाओ। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55, बाद पहले केस के लिए जब मैं लूंगा 0 to 30 सेकंड के लिए, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम 30 सेकंड इनटू नेचुरल लॉग नॉर्मल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है मेरा 0.55 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन 0.31, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, मेरी कुछ वैल्यू आ जाएगी। जब मैं दूसरा केस लूंगा 30 to 60 सेकंड वाला, तो आप क्या करोगे, खाली आपका टाइम तो अभी भी 30 सेकंड ही है, बस आप इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन में इनिशियल में 0.31 लोगे एंड फाइनल में 0.17 लोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे एंड सिमिलर लाइंस पे थर्ड को भी सॉल्व करोगे। जब आपके पास K1 K2 एंड 60 to 90 सेकंड वाले के लिए K3 आ जाए, आप सिंपली उसका एवरेज कर लो और वो बोलोगे कि दैट इज फाइनल के विच आई हैव कैलकुलेटेड, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आया है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आप इसकी बस मेन इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैं बताता हूँ,
प्रैक्टिस जितना करोगे ना, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व होंगे, ठीक है। बिकॉज थ्योरी अगर आपको आती है तो देर इज नो वे कि आप क्वेश्चन ना कर पाओ, अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से थ्योरी समझ आई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, ठीक है। तो एक रेट आपको दे रखा है कि ए के लिए क्या बोल रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो इस पे 1 है पावर, एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, तो बी की पावर आपको क्या दे दी है 2। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता है ना, तो रेट को खाली रेट मत लिखो, उसको जैसे सपोज कर लो कि मैं एक्स से रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, अगर रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दूंगा, अगर एक्स को तुमने प्रोडक्ट लिया है तो प्लस हो जाएगा, और ये सेम रहेगा ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो सिंपल है। सेकेंड पार्ट बोलता है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, अगर मैं बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दूं, ए को बिल्कुल भी चेंज ना करूं तो क्या होगा, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है कि जो रेट है वो कैसे चेंज होगा अगर मैं बी के कंसंट्रेशन को 3 टाइम कर दूं, तो ए की पावर तो 1 ही है, अगर बी का कंसंट्रेशन 3b कर दूं, बेसिकली वो कहता है 3 गुना बढ़ा दूं, तो 3 का स्क्वायर 9 बाहर आ जाएगा बच्चों, 9 इंटू क्या हो जाएगा के, ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2 अगेन, दिस इज व्हाट इनिशियल, ये पूरा क्या इनिशियल है, तो 9 टाइम्स हो गया ना, तो आपका सिंपल आंसर होगा 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है, 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड थर्ड पार्ट बच्चों बोलता है हाउ द रेट विल बी अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, मैंने ए और बी दोनों को डबल कर दिया, तो रेट क्या हो जाएगा बच्चों, रेट इक्वल्स टू के इंटू ए का कंसंट्रेशन 2a कर दिया, इसकी पावर 1 ही रहेगी, और इसकी 2b कर दी, इसकी पावर 3 है, सॉरी 2 है, सॉरी माय बैड, ठीक है, तो ये 2 है बच्चों। तो नाउ अगर मैं देखूंगा तो इसकी पावर 1 है, तो इसके अंदर से तो 2 ही बाहर आएगा, ठीक है, और इसके अंदर से 2 2 जा 4 इंटू 4, ये बाहर आ गया, और अंदर क्या रहेगा बच्चों, k इंटू ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2, विच इज इनिशियल, ये इनिशियल है, तो ये कितना हो गया, 8 गुना बढ़ गया, ठीक है, तो 8 टाइम्स ये बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि 8 टाइम्स एंड 9 टाइम्स कैसे बढ़ा, जितना आपको जितना टाइम बढ़ाने को बोला है उतने टाइम बस पावर से मल्टीप्लाई करके उसको नंबर को बाहर ले आओ, और जो आपका इनिशियल रेट बढ़ रहा था उससे कंपेयर करके देख लो कि कितना कौन सा कितना ज्यादा नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ भी हो सकता है अगर मैं हाफ कर देता तो, ठीक है, बट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा कि सेकंड केस में अगर आपने 3 टाइम्स बढ़ा दी बी को तो आपका 9 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और अगर इसको डबल किया ए को तो ए सिंगल टाइम प्रोपोर्शनल है, तो उसका तो 2 ही गुना बढ़ेगा डबल करने पे, इसको डबल कर दिया तो इससे 4 गुना बढ़ गया, तो ओवरऑल रिएक्शन 8 गुना तेज हो गया। आई होप आपको ये समझ आई होगी वीडियो, सॉरी ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा बच्चों। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड देन 2 वीडियो और आएंगी जहां पे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 एंड 21 से 30 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों आज की वीडियो के लिए, बोलता है कि ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मे बी पेपर में आए ना आए, लेकिन कॉन्सेप्चुअली थ्योरी समझने के बाद इस तरीके के क्वेश्चन करने में बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन दिस इज वेरी सिंपल, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है कि इन अ रेट in a reaction between A and B, the initial rate of reaction R naught was measured for different initial concentration। देखो आपको सिंपली रेट कैलकुलेट करी गई है डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है, रेट कैलकुलेट करी गई है डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए। आपको बेसिकली ये बताना है कि ए और बी की पावर, जो हम बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है, जैसे आपको बोला जाता है रेट इक्वल्स टू के ए की पावर समथिंग एंड बी की पावर समथिंग। क्वेश्चन है कि ए की पावर ये जो एक्स है और बी की पावर जो वाई है, ये वैल्यू कैसे आती है, ये इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसी तरीके के क्वेश्चन से डिटरमाइन की जाती है। तो हम अभी पता करने की कोशिश करेंगे कि इस केस में ए और बी की पावर क्या है, यही बोलने की कोशिश करी गई है कि एक रिएक्शन है जिसमें ए एंड बी है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता है, अगर उसकी हेल्प से मैं रेट बता पा रहा हूं, तो आप बताओ ये जो इसकी पावर क्या है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ, तो दैट मींस ऑर्डर किसको बोलते हैं, जो एक्स और वाई ऊपर होता है वो क्या होते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो बच्चों सबसे पहली चीज मेरे को पता करना है कि ए की पावर क्या होगी, ठीक है, ए की पावर क्या होगी एंड बी की पावर क्या होगी। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों, यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले मैं देखता हूं, अगर मैं इस वाले की बात करूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट कि आपको पॉइंट आउट कर पाऊं। देखो यहाँ पे देखो,
कंसंट्रेशन इसका 0.20 है और यहाँ पे भी 0.20 है। दैट मीन्स इस केस में, पहले केस और दूसरे केस में हमने कंसंट्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं किया। हमने क्या करा, कंसंट्रेशन चेंज बिल्कुल नहीं किया ए का। हमने बी के कंसंट्रेशन को 3 गुना कम कर दिया है। हमने बी के कंसंट्रेशन को 0.30 से घटा के 0.10 कर दिया। हमने कितना गुना कम कर दिया, हमने 1/3 कर दिया। दैट मीन्स केस वन में रेट की कुछ वैल्यू थी, ठीक है, हमें पहले पता था रेट की कुछ वैल्यू। अब मैंने क्या करा कि रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर तो एक्स ही है, आई डोंट नो व्हाट इज एक्स, एंड बी की पावर, बी को मैंने 3 गुना कम कर दिया, ठीक है, और वाई है। बट मैं देखता हूं उसके बाद भी जो रेट की वैल्यू है बिल्कुल चेंज नहीं हुई। दैट मीन्स इसके 1/3 होने से इस रेट पे कुछ चेंज ही नहीं आया। जो मल्टीप्लीकेशन के बाद वैल्यू आनी थी वो सेम ही आई। दैट मीन्स अगर पीछे जो मैंने क्वेश्चन करा उसमें क्या हो रहा था, 8 टाइम्स हो जा रहा था, 9 टाइम्स हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि पावर से वो 2 गुना बढ़ाया तो वो पावर 3, अगर 3 गुना बढ़ाया पावर आपकी 2 है तो वो 9 आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि जब 1/3 गुना कर दिया फिर भी कौन सी है y की पावर की, y की पावर, ये y की वैल्यू क्या होगी जिसके चक्कर में कोई नंबर बाहर ही नहीं आ रहा, वो पक्का 0 ही होगा बच्चों। 0 होगा तभी ये 1 हो रहा होगा और तभी रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दैट मीन्स अगर किसी चीज के कंसंट्रेशन के चेंज करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़े तो वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। दैट मीन्स b पे पावर बच्चों कितनी होगी, 0। सिंपल, b पे कितनी होगी, 0, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0 आ गई। अब एक बार मेरे को पता चल गया y की वैल्यू 0 है। अब देखो वापस मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अब इन दोनों केस को कंपेयर करो, केस नंबर सेकंड एंड केस नंबर थर्ड को। हमने a के कंसंट्रेशन को 0.20 से 0.40 कर दिया। दैट मीन्स a के कंसंट्रेशन को मैंने डबल कर दिया एंड b के कंसंट्रेशन को मैंने हाफ कर दिया, b के कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया। अब मेरे को पता है b के कंसंट्रेशन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका ऑर्डर 0 है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं a का कंसंट्रेशन डबल कर दे रहा हूं, ए का कंसंट्रेशन बच्चों अगर मैं डबल कर देता हूं तो ध्यान से देखो बी की वैल्यू कितनी चेंज होती है। यहाँ पे देखो ये है 5.5 यहाँ पे क्या है 5.07 इंटू 10⁵। यहाँ पे क्या है 5.07 इंटू 10⁵, ठीक है। और दूसरा क्या है 1.43 इंटू 10⁴ है। ध्यान से सुनना, ये क्या है 10⁴ है। एक सेकंड बच्चों, ये आई थिंक यहाँ पे माइनस है जो आपको दिख नहीं रहा। बस देखो पहले केस में तो हमें कोई इशू ही नहीं हुआ क्योंकि रेट सेम था, ये माइनस है बेसिकली, ठीक है, दोनों पे माइनस है। तो 5.07 इंटू 10⁻⁵ है और दूसरे केस में है। अब अगर इसको भी मेरे को -5 करना है तो मैं क्या करूंगा 14.3 इंटू 10⁻⁻5। सिंपल, ये 1.43 इंटू 10⁻⁻4 है, इसको -5 करना है तो क्या करूं मैंने इसको सिंपली क्या कर दिया बच्चों, इसको मैंने क्या कर दिया, एक पावर नीचे ले गया, एक पावर मैंने खींच लिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा 14.3 इंटू 10⁻⁵ हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि कंसंट्रेशन को अगर मैं डबल कर देता हूं, कंसंट्रेशन को अगर मैं डबल कर देता हूं तो मेरा रेट इतना चेंज हो जाता है, ठीक है, मेरा रेट 5 से चेंज होके क्या हो जाता है, इतने पे चला जाता है। तो तुम सिंपली क्या करो, देखो मैं इसको फिर से यहाँ पे क्लियर करके बताता हूँ। तो तुम्हें क्या बोला गया है कि मैं यहाँ से नोट कर लेता हूँ कि I have this particular thing कि rate equals to k इंटू ए की पावर मेरे को कुछ कैलकुलेट करनी है और b की पावर तो मेरे को पता है 0 है, तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो मैं बोलता हूं कि पहले मेरा रेट कितना था, पहले मेरा रेट था बच्चों 5.07 और अभी 14.3 है इंटू 10⁻⁵। तो 14.3 इंटू 10⁻⁵ ये, एंड पहले क्या था 5.07 इंटू 10⁻⁵। इसको तुम काटोगे बच्चों तो ये सिंपली तुम्हारा क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 गुना के आसपास आ जाएगा, 3 गुना से थोड़ा कम आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूँ तो अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स 3 गुना के आसपास आ गया। तो क्वेश्चन क्या है कि इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर कितनी होगी कि अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो ये 3 गुना हो जाए अप्रोक्सीमेटली। तो जब उसको सॉल्व करोगे बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे कि ये जो जितना भी टाइम्स इसकी वैल्यू आई, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो और उस वैल्यू को पुट करने के बाद जब तुम k की वैल्यू के साथ 2, ये जो 2 है, ये 2 का पावर हमें नहीं पता कितनी है, 2 a की पावर समथिंग है। अब आपको ये पावर कैलकुलेट करनी है तो सिंपली आपको क्या करना है,
आप उतने टाइम अंडर रूट ले लोगे। लेकिन सिंपल अगर हिट एंड ट्राई लगाओगे तो तुम्हें ये समझना है कि इसकी पावर मैं कितनी रखूंगा कि इसके कंसंट्रेशन को 2 गुना कर देने पे इसकी वैल्यू इतने टाइम से बढ़ जाए, ठीक है, लगभग 3 गुना से। तो यू विल गेट टू नो कि x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.5 होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में अगर x की वैल्यू अगर 1.5 होगी तो उसका कंसंट्रेशन डबल करने से रेट लगभग 3 गुना बढ़ जाएगा। तो फाइनल आपका जो आंसर होगा कि यहाँ पे ए पे तो बच्चों 1.5 फिफ्थ ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है और बी पे 0th ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है। ओवरऑल अगर ये रिएक्शन देखूंगा तो फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा 1.5 होगा, 1.5 प्लस 0। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी 1.5 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी 0। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ आई होगी कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जस्ट मेक श्योर कि आपको थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। इन सारी चीजों में ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।